कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल डिस्कस किया था। तो ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका कि सेंटर है -w पे और रेडियस है ये क्वांटिटी। तो अगर ये चीज़ नेगेटिव हो जाती है तो ये एम्प्टी सेट है। कहने का मतलब कि जो z इसको सेटिस्फाई करते हैं वो एम्प्टी है, यानी ऐसा कोई z है ही नहीं। ऑलराइट, some problems for practice and now let us get started. तो आज के डिस्कशन को शुरू करने से पहले, और आज का डिस्कशन है अबाउट इक्वेशन ऑफ एन आर्क, तो उसको शुरू करने से पहले थोड़ी ज्योमेट्री रिकॉल करते हैं। तो एक ट्रायंगल है ABC और एक सर्कल बनाया गया है जो कि उसके वर्टिसेस से पास करता है। तो कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर होते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे या प्लेन पे, अगर कोई तीन पॉइंट्स होते हैं नॉन कोलिनियर यानी उनके थ्रू एक लाइन पास नहीं कर सकती। अगर A और C से पास करने वाली लाइन बनाए तो वो B से पास नहीं कर रही है एंड सो ऑन। तो अगर ऐसे कोई भी तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कोलिनियर नहीं है तो उनके थ्रू एक यूनिक सर्कल पास करता है। सिंपल सी बात है ये। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए गए, उनके थ्रू पास करने वाला सर्कल बनाया गया। और अब ये सर्कल का सेंटर है। तो ये जो एंगल है, एंगल A, और ये जो एंगल है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, वो हम प्रूव करने जा रहे हैं। क्या रिलेशनशिप है वो हम डिड्यूस करने जा रहे हैं। ओके, तो इसको जोड़ते हैं और एक्सटेंड करते हैं। ऑलराइट, और इसको इससे भी जोड़ दिया, सेंटर को, और इससे भी जोड़ दिया। ओके, अब क्योंकि ये सर्कल का सेंटर था तो ये और ये डिस्टेंसेस बराबर हैं, राइट। आफ्टर ऑल A, B एंड C आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सेंटर से हर पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होता है। तो इन पर्टिकुलर ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो उसको हम मार्क कर देते हैं। और सिमिलरली ये और ये बराबर है तो उसको भी मार्क कर देते हैं। ओके, अब ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो अगर मैं इसको x बोल दूँ तो ये भी x है। सिमिलरली इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो अगर ये y है तो ये भी y है। ओके, अब इस एंगल की बात करते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल है टू दिस ट्रायंगल, और एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये क्या है, दिस इज 180 माइनस द सम ऑफ दीज टू। सो दिस इज द सम ऑफ दीज टू, क्योंकि ये जो एंगल है दिस इज 180 माइनस दिस एंगल, whatever. So इन दोनों का sum is that angle. So therefore that angle is what? 2x. Similarly ये जो angle है ये है 2y. तो जो एंगल A था वो था x प्लस वाई, और ये एंगल है 2x प्लस 2y यानी ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। कंक्लूजन ये है कि ये एंगल, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सेगमेंट BC, डबल है उस एंगल का जो कि BC ने सबटेंड किया है एट द पॉइंट A। और फ़र्क नहीं पड़ता पॉइंट A कहाँ लिया जाए, एज लॉन्ग एज वो सेंटर के सेम साइड पे लिया गया है। इस सेगमेंट के सेम साइड पे सेंटर और पॉइंट A हैं। जब भी ऐसा कोई पॉइंट A सर्कल पे लिया जाएगा जो कि उसी साइड पर है जिस साइड पर सेंटर है, तो द एंगल at subtended at that point is half the angle subtended at the center। और इसका मतलब ये भी हो गया कि ये सारे एंगल बराबर हैं। जितने भी एंगल्स एक साइड ऑफ दिस सेगमेंट पर सबटेंड हुए हैं ऑन दिस सर्कल वो सब बराबर है। देखने में थोड़ा अजीब लगता है पर ये सच है और ये गजब की बात है।
पर अगर हम ऑपोजिट साइड चले जाएंगे तो भी ये सारे एंगल बराबर तो हैं, ये जो भी मैं बना रहा हूँ, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये सब बराबर तो हैं, पर वो इसके हाफ नहीं है, वो 180 माइनस हाफ ऑफ दिस है। तो वो मैं प्रूव नहीं करूँगा, बहुत सिंपल सी बात है वो, या बहुत सिंपल नहीं भी है तो भी एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ देता हूँ। ये जो एंगल है दिस इज़ 180 माइनस दैट एंगल, या बाद के किसी लेक्चर में मैं प्रूव कर दूंगा, अभी के लिए इसे एक्सरसाइज के तौर पे ले लीजिए, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड ऑन द सेम साइड of a segment in the circle are the same and they are half the angle subtended at the center if the center is on the same side, and center अगर opposite side पे है तो उसके लिए मैंने बता दिया क्या है। तो एनीवे ये बेसिक ज्योमेट्रिक फैक्ट ये हम पढ़ते हैं स्कूल में, बट मैंने रिकॉल कर दिया। इसका एक स्पेशल केस है बड़ा अच्छा, कि अगर ये जो सेगमेंट है ये डायमीटर हो जाए, एक सर्कल का एक आर्बिट्ररी डायमीटर बना लिया, तो जो एंगल सबटेंड होगा ऑन ईदर साइड, एक में इसका चाहे ये साइड लें चाहे ये साइड लें, बात एक ही है, ये एकदम बीचों बीच से जा रहा है सर्कल की। तो ये जो एंगल है हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं, ये क्या है। अब पिछला जो स्लाइड है उसको यूज़ करते हुए ये जो एंगल है ये 180 है, तो दी एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दिस सेगमेंट इज 180 डिग्री। तो जी तो जो एंगल सबटेंडेड ऑन दी सर्कल होगा वो 180 का हाफ होगा, यानी कि 90 डिग्री। पर अगर ये थोड़ा अजीब लग रहा है तो वही रीजनिंग जो पिछले स्लाइड में करी उसको हम रिपीट कर सकते हैं। तो फिर से ये वाली लाइन बनाई, और अगर ये x है तो ये भी x है, थोड़ी लाइन गड़बड़ बनी हुई है, हाँ, और अगर ये y है तो ये भी y है, ये हो गया ये हो गया 2x और ये हो गया 2y। 2x प्लस 2y इज़ 180, देयरफॉर x प्लस y इज़ 90। तो जो डायमीटर है, कोई भी डायमीटर 90 डिग्री सबटेंड करती है पेरीफेरी पे या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे। उल्टा भी ट्रू है, अगर कोई पॉइंट है, एक डायमीटर मैंने बना दी, अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिस पे मतलब जिसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल 90 आ जाता है, तो ये पॉइंट सर्कल पे ही होगा। किस सर्कल पे? उस सर्कल पे जिस सर्कल का डायमीटर ये है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लेते हैं बाहर कोई पॉइंट है जो कि 90 डिग्री का एंगल दे रहा है, सपोज ये 90 है, तो मैं ये आर्ग्यू करना चाहता हूँ कि ये पॉइंट सर्कल पे ही है। क्यों? क्योंकि मैं फिर ये बना लूँगा, ये साइड, ये वाला मुझे पता है 90 है, और अगर ये 90 है और ये भी 90 है तो इस एंगल को 0 होना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये वाला 90 प्लस ये जो एंगल है, इन दोनों का सम ये वाला 90 है, देयरफॉर दिस एंगल इज़ 0। और इस एंगल को 0 होने का मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है ये एक्चुअली यहाँ से ही पास करती है। तो उल्टा भी ट्रू होता है, और इसी तरह का स्टेटमेंट मैं पिछले स्लाइड में भी दे सकता था, पर मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये सब मैं रिकॉल कर रहा हूँ जो हम स्कूल में पहले पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो उस सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहते हैं जिसका कि डायमीटर हमें गिवन है। तो हमें क्या गिवन है? हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। हमें वो सर्कल की इक्वेशन लिखनी है जो कि ऐसा सर्कल है जिसकी डायमीटर या जिसकी वन ऑफ द डायमीटर्स ये सेगमेंट है, राइट? गिवन अ लाइन सेगमेंट एक ही ऐसा सर्कल है जिसकी की डायमीटर ये सेगमेंट है। वो सर्कल इनफैक्ट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डायमीटर के मिड पॉइंट ले लीजिए, तो जो दोनों पॉइंट्स हैं Z1 और Z2 वो इक्वी डिस्टेंस है, किसी भी एक को रेडियस ले लीजिए और सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। तो इस सर्कल की इक्वेशन हमें लिखनी है, ठीक है। कई तरीके हैं, एटलीस्ट दो तरीके हैं। एक तरीका है कि ठीक है, हमको सेंटर तो पता ही है क्या होगा, सेंटर इज Z1 प्लस Z2/2, क्योंकि मिड पॉइंट ऐसे ही निकाला जाता है। और
मतलब वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इस सर्कल पे होंगे, वो जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू द रेडियस, और रेडियस इज दिस लेंथ, तो दिस शुड बी इक्वल टू दैट, और बोथ साइड स्क्वायर करके सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। पर ये अप्रोच मैं नहीं ले रहा हूँ, ये आप एक्सरसाइज के तौर पे ले लीजिए, मैं वो एंगल वाली अप्रोच से इसको समझाना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट जो कि सर्कल पे है, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटी हैं। केस 1, z इस फिगर के अनुसार z इज अबव द डायमीटर शोन। 3 पॉसिबिलिटी हैं, एक कि वो ऊपर वाले आर्क पर हो, एक कि वो नीचे वाले आर्क पर हो, और एक कि वो इन दोनों में से कोई एक पॉइंट हो। अगर z इस सर्कल पे है तो यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि हम कंसिडर कर रहे हैं वो ऊपर वाले आर्क पर है, ठीक है। तो z यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। तो अभी इन दोनों सेगमेंट्स और रादर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कंसिडर करेंगे, z माइनस z2 और z माइनस z1। मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, वो समझाऊंगा, राइट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस z2 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस z1, पर उनको मैं ड्रॉ इसको सेंटर मानते हुए करूँगा। तो z माइनस z2 कुछ ऐसा है और z माइनस z1 कुछ ऐसा है। ये रहा z माइनस z1, समथिंग लाइक दिस। लेंथ बराबर से मैच नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, एकदम एक्यूरेट फिगर में बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और ये z माइनस z2, और ये एंगल हमको पता है क्या है, ये वाला 90 है, तो ये वाला भी 90 है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये 90 है। तो अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट लूँ, उसमें इसका आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 90 मिलता है। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2, दिस इज पाई बाय 2। और मैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस आर्ग्यूमेंट लिख रहा हूँ, जो कि यहाँ पे मैं पाई बाय 2 लिखने के बजाय प्लस 2 पाई भी लिख सकता हूँ, माइनस 2 पाई भी लिख सकता हूँ, प्लस 4 पाई भी लिख सकता हूँ, सो ऑन, क्योंकि वो प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई ये सब करने से फ़र्क नहीं पड़ता। आर सिस थीटा की वैल्यू को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर यहाँ पे प्लस 2 पाई कर दिया जाए, माइनस 2 पाई कर दिया जाए, कोई भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई से मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कोई भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवे वो आप जानते हैं। तो ये होना आवश्यक है, अगर z इस आर्क पर है तो ये होना आवश्यक है। इसका उल्टा भी ट्रू है, पर हम वो वाली बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। केस 1 में ये होना आवश्यक है। केस 2 कि z या तो z1 है या z2 है, और केस 3 z is below the diameter। और जब मैं बिलो बोल रहा हूँ, इस फिगर को रेफर करते हुए बिलो बोल रहा हूँ। अगर ये डायमीटर वर्टिकल हो गई तो अबव और बिलो का तो कोई मतलब नहीं है, बट मैं बस समझाने के लिए इसको बिलो बोल रहा हूँ, ये तो वन साइड और अदर साइड करना पड़ता। तो यानी कि z यहाँ पर कहीं पर है नीचे। इस केस में क्या होगा, सेम z माइनस z1 और z माइनस z2 को कंसिडर करेंगे, और इस बार तो जगह और भी कम है, तो मैं एक्यूरेट फिगर नहीं बनाने की कोशिश करूँगा बिल्कुल भी, राइट। इस बार क्या है कि z माइनस z1 का जो आर्ग्यूमेंट है और z माइनस z2 का जो आर्ग्यूमेंट है, तो अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 ये लिखने की कोशिश करूँ, जो कि ऊपर भी वही किया था, दिस इज एग्जैक्टली आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 अप टू एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो व्हाट इज दिस, दिस इज माइनस पाई बाई 2, क्योंकि अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द रियल एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन, तो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 एंड दिस
थिंग इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2, तो माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, पर माइनस पाई बाई टू को मैं 3 पाई बाई टू लिख दूंगा क्योंकि अगेन 2 पाई जुड़ने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, पर इसमें मैं 2 पाई जोड़ करके इसको 3 पाई बाई टू लिख दूंगा क्योंकि बस मुझे अच्छा लगता है, विच इज़ सेम एज सेइंग कि आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस थिंग इज 3 पाई बाई टू। तो ये हमने कुछ नोटिस किया है। अब केस 1 और केस 3 को साथ में मिला करके एक चीज़ बोल सकते हैं, इफ़ केस 1, तो ये ऐसा करते थे, इफ़ z satisfies केस 1 और केस 2, कहने का मतलब केस 3, सॉरी, कहने का मतलब समझ गए होंगे, देन z minus z1 divided by z minus z2, sorry, z minus z2 is purely imaginary। ये ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि केस 1 में क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई टू, आर्ग्यूमेंट पाई बाई टू कब होता है, जब नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे होता है, और इस केस में आर्ग्यूमेंट इज 3 पाई बाई टू, वो कब होता है, जब नंबर नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे होता है। तो ईदर केस इट इज़ प्योरली इमेजिनरी, विच इम्प्लाइज कि अगर इसमें इसी का कॉन्जुगेट जोड़ दें तो 0 मिल जाएगा। इनफैक्ट ये तो इक्विवेलेंट ही है, ठीक है, विच इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई, पर इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड या ब्रैकेट्स खोल करके थोड़ा लिखते हैं, तो क्या मिलेगा, z मॉड z स्क्वायर माइनस z2 बार z माइनस z1 z बार प्लस z1 z2 बार, ये पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट इज दिस, हाँ ये है, तो कोएफिशिएंट्स करेक्ट करेंगे तो ये मिलेगा। ऑल राइट, ये एक रियल नंबर है, वेल दिस इज इक्वल टू 0, ये एक रियल नंबर है क्योंकि दिस प्लस दिस बार इज अ रियल नंबर, और ये जो भी नंबर है उसी का कॉन्जुगेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड मार देते हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल पे के फॉर्म में आ गया, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल है, उस फॉर्म में आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स केस 1 और केस 3 को सेटिस्फाई करेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, पर ये खुद में एक सर्कल ही है, राइट। रीजनिंग ठीक से हमें समझनी पड़ेगी, यहाँ मैं जल्दबाजी में नहीं करना चाहता। वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो केस 1 या केस 3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी जो या तो ऊपर वाले आर्क या नीचे वाले आर्क में हैं, वो इस सर्कल पे भी हैं, राइट। पर ऐसे कितने सर्कल हैं जो इस आर्क को और इस आर्क को कंटेन करते हैं? ऐसा एग्जैक्टली एक ही सर्कल है, 2 सर्कल्स ऐसे नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यही वो सर्कल है जिसकी इक्वेशन हम लिखना चाहते थे, और आप चेक कर सकते हैं कि दिस इज सेटिस्फाइड बाय z1 एंड z2, तो z1 और z2 इस पे लाई करते हैं, करने ही चाहिए, क्योंकि ये उसी इक्वेशन की सर्कल है जो कि z1 और z2 जिसके डायमीटर थे, या अभी हमने सिद्ध किया। इवन दो केस 1 और केस 3 में वो कवर नहीं हुआ था कि z1 और z2 मतलब केस 1 और केस 3 में z1 और z2 की बात करी नहीं जा सकती, क्योंकि z2 डिनोमिनेटर में बैठा है, और अगर z को z1 डालेंगे तो इसके आर्गुमेंट की बात नहीं कर सकते। पर जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 1 वे इम्प्लीकेशन है, ये 2 वे इम्प्लीकेशन नहीं है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा सोल्यूशंस आ गए। तो ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने केवल केस 1 और केस 3 को एनालाइज किया और सडनली हमारे पास केस 2 भी कवर हो गया। वो इसलिए कवर हुआ क्योंकि इस स्टेप में एक्स्ट्रा सोल्यूशंस आए। अब वो एक्स्ट्रा सोल्यूशंस केवल z1 और z2 के रूप में ही आए, उसके बाहर कोई सोल्यूशन नहीं आया, और उसकी रीजनिंग है हमारे पास, क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है, और ये हम ये केस 1 और केस 3 वाले पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे बिकॉज ऑफ दिस
दिस डिडक्शन, तो ये सर्कल वही सर्कल है जो कि जिसका कि डायमीटर वो लाइन सेगमेंट है जो Z1 और Z2 को जोड़ता है। तो ये नेसेसरीली वही सर्कल है जिसकी इक्वेशन हम लिखना चाहते थे, और एज अ चेक, एज अ सैनिटी चेक हम ये देख सकते हैं कि Z1 और Z2 दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। बस ये बात है। तो दिस इज़ दैट इक्वेशन। एनीवे, तो हम जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि इसका करने का एक और तरीका था, पर मैं इलस्ट्रेट करना चाहता था ये एंगल वाली अप्रोच। ओके, इक्वेशन ऑफ एन आर्क। तो अब मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा, और एक सर्कल उनके थ्रू बना हुआ है, और मान लेते हैं कि वन साइड ऑफ दिस लाइन सेगमेंट पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो थीटा है। और अभी जैसा कि हमने बात करी, ये सारे एंगल ही थीटा होंगे जितने भी इस साइड पे बन रहे हैं, ये हमने शुरू में ही बात करी थी। तो हम इस आर्क की इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो इस आर्क की इक्वेशन हम बड़ी जल्दी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन अ वेरी अलजेब्राइक फैशन, पर वही आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं ये z है, तो अल्फा माइनस z, आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा माइनस z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ बीटा माइनस z इज थीटा, राइट। अल्फा माइनस z ये वेक्टर है, बीटा माइनस z ये है, इन दोनों के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस इज थीटा, राइट, विच इज टेलिंग अस आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा माइनस z अपॉन बीटा माइनस z इज थीटा, विच इज टेलिंग अस, इसको जस्ट एक डिफरेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऊपर नीचे जस्ट -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर कोई चीज़ इस आर्क पर है तो नेसेसरीली ये होना चाहिए, और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर ये हो रहा है तो z को इस आर्क पर होना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अगर ये हो रहा है तो यू कैन ईजिली सी z अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स, z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस, तो मान लेते हैं z यहाँ पे कहीं पर है, इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया, बाय दिस इक्वेशन हमें मिलेगा ये थीटा है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट इज थीटा, तो ये एंगल इज थीटा। पर ये एंगल भी थीटा है, राइट, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, तो ये भी थीटा है, पर ये भी थीटा, ये भी थीटा, का मतलब ये एंगल 0 होना पड़ेगा। इस टाइप की रीजनिंग हमने देखी थी थोड़ी देर पहले, तो देयरफॉर ये पॉइंट यहाँ पे ही आना पड़ेगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ हो गया। तो कहने का मतलब कि इस आर्क की इक्वेशन इज प्रिसाइसली दैट। इस आर्क की इक्वेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी, वो हो जाएगी शायद पाई माइनस थीटा या थीटा माइनस पाई, वो देखना पड़ेगा मुझे, पर ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। तो ये अगेन माइंड यू, दिस इज नॉट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ओनली ऑफ एन आर्क, वन साइड ऑफ द थिंग। ये चीज़ ज़रूरी है। ओके, तो अब ये जेईई एडवांस का सवाल काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है। तो एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स जेड के लिए दिस डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और अब कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें कि पहले 3 का सर्कल से कोई वास्ता नहीं है, तो मैं उनको एक्सरसाइज के लिए छोड़ दूंगा, बहुत आसान है। इस पे बात करते हैं। तो 3 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1, Z2, Z3, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं। बोला गया है कि ये स्ट्रेट लाइन है, हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन से फॉल्स हैं ये बताना था, तो हमको ये बताना है कि ये फॉल्स है कि नहीं। ऑल राइट, तो अब ये दिया हुआ है, हमको कैपिटल ए में दिया था, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में दिया था, पर कोई बुराई नहीं है अगर मैं स्मॉल ए लिख दूँ। तो वंस अगेन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करता है तो इसको तो सेटिस्फाई करता ही है, इसकी जगह मैं ये तो लिख ही सकता हूँ। तो सपोज z satisfies this, then z satisfies that, which means
ये हो रहा है, पर ये तो कोई दिस इज सम स्टूपिड एंगल, क्योंकि दिस इज सम स्टूपिड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दिस इज सम स्टूपिड एंगल, इसको मैं कुछ बोल देता हूँ थीटा या समथिंग। देयरफॉर तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करते हैं वो ये सेटिस्फाई करते हैं। और ये कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करते हैं? कोई एक आर्क Z1 और Z3 दो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से हैं? जो इस एक सर्टेन आर्क पे लाई करते हैं, जिसमें कि ये एंगल पाई माइनस थीटा है एंड सो ऑन। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो एक आर्क पे लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट्स आर्क पे लाई नहीं करते। तो दिस इज फॉल्स, दैट्स इट। ओके, एक और सवाल जेईई एडवांस्ड। तो पहला तो जस्ट नोटेशन कि दिस डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर W। फिर अब सवाल बोल रहा है कि अगर मेरे पास दो रियल नंबर्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर Z जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसको भी अगर सेटिस्फाई करें, ठीक है, ठीक से बता देता हूँ। अल्फ़ा और बीटा दो रियल नंबर्स ऐसे हैं सच दैट वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, वो उनको अगर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखा जाए तो x और y इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, राइट। तो एक एक्सप्रेशन है या एक इक्वेशन है जो कि z की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रही है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म्स में लिखी गई है, और एक जो इक्वेशन है वो थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में लिखी गई है। और हमको बोला गया ये दोनों डिस्क्रिप्शन सेम है, या रादर थोड़ा सा अलग बोला गया है। हमें कहा गया है कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो इसको सेटिस्फाई करते हैं इसको भी करते हैं। उल्टा नहीं बोला गया, हमें ये नहीं बोला गया कि जो इसको करते हैं वो इसको भी करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इसको सेटिस्फाई करता है, और अगर z को x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखा जाए, तो हमें दिया हुआ है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो सवाल अगर नहीं समझ में आया तो पॉज करके एक बार फिर से सवाल अच्छे से समझिए। ऑल राइट, तो हमने क्या देखा कि ये जो इक्वेशन है ये किसी आर्क की इक्वेशन है, और अगर थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी हो तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है। उस सर्कल का सेंटर इज -5/2, 3/2। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, और उसका रेडियस, चलो रेडियस पे बाद में आएंगे, पर अभी के लिए ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो हमको दिया है वो पॉइंट्स जो इस आर्क पे लाई करते हैं, वो सारे पॉइंट्स जो इस आर्क पे लाई करते हैं वो इस सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये आर्क इस सर्कल का ही हिस्सा है। ठीक है, अब इस आर्क को थोड़ा समझते हैं। ये आर्क हम जानते हैं कि -α और -β, अगर मैं क्या, तो इसमें तो अगर मैं इसको -α बोलूं और इसको -β बोलूं, आई थिंक यही सबसे सही रहेगा। तो क्योंकि अल्फ़ा और बीटा रियल नंबर्स हैं तो उनको मैंने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, -α और -β, दिस इज़ द रियल लाइन। तो ये जो इक्वेशन है वो एक आर्क की इक्वेशन है। किस आर्क की? जो कि जिसमें कि ये एंगल 45 डिग्री होता हो। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस आर्क की इक्वेशन ये है, पर हमको दिया है ये सारे पॉइंट्स जो उस आर्क पे हैं, ये जो आर्क है ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पॉइंट्स भी यहाँ पे ही होंगे, क्योंकि इस आर्क को बस कंप्लीट कर लेंगे तो एक सर्कल मिल जाएगा। और ये सारे पॉइंट्स किस सर्कल पे हैं? इस पे। पर ये सारे पॉइंट्स ऑल्सो किस सर्कल पे हैं? इस पे, जो कि अल्फ़ा और बीटा को कंटेन कर रहा है। तो हम बस ये आर्ग्यू कर रहे हैं अभी कि नॉट अल्फ़ा एंड बीटा, सॉरी, -α एंड -β ऑल्सो लाई ऑन दिस सर्कल। ठीक है, तो अगर -α और -β इस सर्कल पे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से और इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ द सर्कल से सेम होगी, और वो रेडियस के बराबर होगी। तो द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखा जाए तो इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे? ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन में तो हम
ऐसे लिख सकते हैं, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम उसको ऐसे पेयर बना के लिखेंगे, राइट। और डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड द सेंटर, और सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर है -5/2, 3/2। ये जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल्स पढ़ेंगे तो इमीडिएटली आपको पता होगा, नहीं तो इसी इक्वेशन के साथ थोड़ा खिलवाड़ करने पे दिख जाएगा। तो ये सर्कल का सेंटर है, और रेडियस क्या है, रेडियस इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर -4 का स्क्वायर रूट, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ दोज 2 पॉइंट्स, जो मैंने लिख के मिटा दिए, बट एनीवे तो वो डिस्टेंस आएगी ये है डिस्टेंस बिटवीन -α,0 एंड दैट पॉइंट, और ये है रेडियस। सिमिलरली सेम इक्वेशन बीटा में होगी, जहाँ पे अल्फा की जगह पे बीटा लिखा होगा। तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, तो बोथ साइड से स्क्वायर रूट हटा लेते हैं। स्क्वायर करने के बाद तो हमें क्या मिलेगा कि α² बाय 4, कुछ टर्म्स कट गए, दिस गिव्स मी -5 या रादर +5 α/2 इक्वल्स -4, यानी कि ये इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट। जस्ट टू चेक, थोड़ी सी मैंने गड़बड़ करी है लग रहा है, ये 4 कैसे आ गया, यहाँ पे गड़बड़ है, ये α/2 नहीं है, ये अल्फा ही है, -α है। हाँ अभी ठीक है, फिर 5α हो जाएगा, राइट। सॉरी, सो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से, वो ये है, मैंने पता नहीं क्यों α/2 लिख दिया था। सो दिस इज द इक्वेशन जो कि अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, और सिमिलरली बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, x² + 5x + 4 = 0, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 4, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। और बाकी ऑप्शंस मैं आपको छोड़ देता हूँ, ये सब इनकरेक्ट आएंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये वैल्यूज़ नहीं आती हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Alright, I think this is enough. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.